हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था चार्ज डेंसिटी। एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, फिर भी आज उसको ले लेंगे। लेकिन आज हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में हम लोग तो हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। पढ़ा है आप लोगों ने, हाई स्कूल में ही पढ़ा है। यही जो है स्केलर फॉर्म है। ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म ही हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे। ओके, यहाँ लिख दिया है हमने, द पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी अक्रॉस द इंड्स ऑफ कंडक्टर। मतलब चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है करंट, धारा के फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, चालक में बहने वाली। यानी चालक के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इफ, यदि फिजिकल कंडीशंस, भौतिक अवस्था, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम। यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि, यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि न बदलें। ठीक है, फिर से देख लीजिए। किसी चालक के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि न बदलें। तो यहाँ देखिए आपका क्या कह रहा है कि डेल भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। ये कह रहा है बेटा, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट कब होगा, सॉरी इक्वल टू कब होगा, जब इसमें किसी कांस्टेंट आर का गुणा करते हैं, आर आई, व्हेन आर इज व्हाट, ए कांस्टेंट। यहां आर क्या है, कांस्टेंट है। इट इज कॉल्ड, यह कहा जाता है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्यों कह रहा हूं बेटा, वे कंडक्टर जो ओम के नियमों का पालन करें। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक कंडक्टर। ओके, अब आर बराबर यहां से क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन आई, डेल वी अपॉन आई, वोल्ट पर एम्पियर आर ओम। इसको बताया जा चुका, आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि आर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। अब आर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे
मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, इसकी लंबाई कुछ है, ठीक है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ परिच्छेद 2 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक। इसके लिए आर कांस्टेंट है। अगर इसी पदार्थ की लंबाई बढ़ा दिया जाए, मोटाई बढ़ा दिया जाए तो आर बदल जाएगा, आर बदल दिया जाएगा। सपोज करिए यहाँ से फील दिला रहा हूं मैं आपको, फील ये लिखना नहीं है, यह कहीं कार्नर में लिख लीजिएगा। अनुभव करिए कि यह कोई हमारा कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। सपोज करो इस पर हमने लगा दिया ये विभवांतर डेल वी का, और इसमें करंट फ्लो किया आई। ओके, अब देखो एक कैसे कांस्टेंट है, यहां हम बनाते हैं। जैसे हमने ले लिया वी, एक कॉलम ले लिया आई, एक कॉलम ले लिया आर इक्वल टू वी अपॉन आई। जरा देखो एक नियम क्या कह रहा है। जैसे पता चला कि जो डेल वी हमने लिया 5 वोल्ट का लिया, जैसे सपोज करो कि ये 5 वोल्ट कैसे, मान लो इस पर 5 है, इस पर 0 है, इस पर 5 है, इस पर 0 है, ठीक है। तो पता चला कि करंट 2.5 एम्पियर है। कितना? 2.5 एम्पियर है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 5/2.5 बराबर 2। फिर चलो हमने क्या किया कि वोल्टेज का मान पोटेंशियल डिफरेंस 10 लिया, यानी यहाँ 10 यहाँ 0। तब हमने जो करंट मेजर किया वो आया 5 एम्पियर। तो आर इक्वल टू क्या? 10/5 बराबर 2, ठीक है। फिर हमने करंट 15 पोटेंशियल डिफरेंस 15 लिया। कितना लिया? 15 लिया। तो हमने देखा करंट का मान 7.5 एम्पियर है। ये कब की बात हो रही है? जब फिजिकल कंडीशन न चेंज हो, जब टेम्परेचर, मुख्यतः टेम्परेचर न चेंज हो, ठीक है। तो फिर यहाँ R बराबर क्या आ गया? 15/7.5 दैट्स इक्वल टू 2। देखो ये 2 कांस्टेंट है कि नहीं, बताओ। सब में हर कंडीशन में 2 कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन केवल इस कंडक्टर के लिए। अगर यही कंडक्टर लंबा कर दें और लंबा कर दें, ध्यान दो पहले, और लंबा कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहने दें, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यही 5, 10, 15 रहने दें, तब इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई बदल गई। इसकी लंबाई क्या हो गई? बदल गई, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी एक कंडक्टर के लिए, किसी एक कंडक्टर मतलब जो कंडक्टर हमने लिया है वो सेम, उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ फिजिकल कंडीशन है, केवल टेम्परेचर प्रेशर की ही बात नहीं है। यहाँ हम बढ़ा सकते हैं लेंथ, लंबाई, क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं। कह क्यों नहीं, लेकिन लिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि जब हमने कंडक्टर पर विभवांतर हमने लगाया तो उसमें उसकी लंबाई बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने ये शब्द, ये वर्ड हमने यूज नहीं किया। अब आपको फील आ गई होगी मेरे ख्याल से कि ये आर कांस्टेंट है फॉर ओमिक कंडक्टर ना। अब वही ओमिक कंडक्टर है, पर मान लिया आयरन का ही है, या मान लो कि कापर का है, कापर वायर ले लिया। अब आप एक बार ले लिए इतना लंबा, एक बार ले लिए इतना लंबा, एक बार ले लिए इतना लंबा ना, तो आर का मान बदल जाएगा। लेकिन जो आर का मान बदलेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए भी आर का मान कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए भी आर का मान, इसके लिए आर का मान कांस्टेंट रहेगा।
ऐसा कभी कदाप मत सोचना कि कोई एक मटेरियल है, चाहे कितना पतला, कितना लंबा, कितना मोटा, कितना छोटा क्यों न हो, रेजिस्टेंस वही रहेगा। ऐसा नहीं है। जो कंडक्टर आपने लिया है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। तब तक नहीं बदलेगा जब तक फिजिकल कंडीशन सेम रहे, न टेम्परेचर, मुख्यतः टेम्परेचर न बदले, मुख्यतः टेम्परेचर न बदले। तो इसलिए हम लोग ओम के लॉ का जब सत्यापन करते थे लैब में, जब ग्राफ खींचते थे, तो करंट मतलब की को दबाया, चाबी को दबाया और करंट देखा नहीं, फिर चाबी को हमने निकाल लिया। इसे करंट देर तक न बहने पाए, करंट देर तक न बहने पाए। ठीक है। अगर करंट देर तक बहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहे हैं, उस टक्कर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टक्कर के कारण टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये रीडिंग गलत आ जाएगी। जो हमेशा 2 आ रहा है तभी नहीं आएगा, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाएगा। समझ में आई बात? नोट इट प्लीज। और मैं बता दूं आपको, ये तो हमने क्या दिलाया आपको, फील। आपको नोट कर लें, आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कि दिस इज वेक्टर स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओके, यहाँ पर क्योंकि डेल भी स्केलर है, आई भी स्केलर है, यह भी अदिश राशि है, यह भी अदिश राशि है, यह स्केलर फॉर्म हुआ। नोट इट प्लीज। ये तो आपको जो ये सब बताया दुनिया भर का, एक तो फीलिंग के लिए बताया कि आप महसूस कर लें ना। अब ग्राफ खींचते हैं बेटा। अरे यार, एम्पियर आर ओम। चलिए वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट भी किए होंगे। अगर हम ग्राफ खींचे, जो अभी रीडिंग लिए थे वही रीडिंग लेकर के आप ग्राफ खींचे, इस पर हमने लिया डेल वी वोल्ट में, इस पर लिया हमने आई ना एम्पियर। ठीक है। अगर हम ग्राफ खींचे तो यहाँ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि ये प्रोपोर्शनलिटी को बता रहा है। ठीक ना, ये बता रहा है कि जैसे जैसे v का मान बढ़ रहा है, i का मान उसी अनुपात में बढ़ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है। अगर कहीं ऐसा होता, ऐसा, तब क्या कहते? नहीं भाई, प्रोपोर्शनल नहीं है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, एक अनुपात बढ़ नहीं रहा है। ठीक है। अच्छा, घटाएंगे भी, अगर वोल्टेज को घटा भी रहे हैं तो उसी अनुपात में धारा का मान घटेगा भी। अगर वोल्टेज को घटा रहे हैं तो उसी अनुपात में धारा का मान घटेगा भी। अब यहाँ देखिए, अगर इसका स्लोप देखें तो हमको इसके पैरेलल एक लाइन खींचना होगा थीटा। हाँ, एक बात इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये ओरिजिन से जा रहा है, कभी ये मत समझ लेना 45 डिग्री होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि 45 डिग्री हो। 45 डिग्री तब होता जब जितना डेल भी उतना ही आई नॉट ना, तब ये 45 डिग्री होता है। लेकिन इन दोनों में तो अंतर है ना बेटा, इसलिए ये एंगल 45 नहीं हो सकता। ठीक है। तो स्लोप क्या हो गया आपका, बराबर tan थीटा, बराबर क्या, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ओके, नो इट प्लेस। चलो बेटा, वैसे जो लॉ होता है बेटा, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, प्रूफ मांगता है, इसका प्रूफ मांगता है। चलो भाई, जब प्रूफ मांगता है तो प्रूफ किया जाए, दिखाया जाए कि ये डेल वी प्रोपोर्शनल होता है आई के। इसके लिए ये प्रूफ हमको देना है। अच्छा, ये हम लोग पढ़े थे जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। तो आई इक्वल टू वेना पढ़े थे, वेना
याद है? वेना, वी डी ई एन ए, पढ़े थे आप लोग? अच्छा ठीक है। जहाँ वी डी क्या है? अनुगमन वेग है। आप लोग लिख लीजिए अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए क्या है? चालक का अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, आपने पढ़ा। और जिसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे, इसके लिए दो फार्मूला हम लोग निकाले थे, एक वोल्टेज के रूप में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। वोल्टेज के रूप में और इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। तो वी डी बराबर हम लोग निकाले थे क्या? ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। टाउ क्या है यहाँ पर? रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल निकाले थे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा भैया? ई वी अपान एम एल इंटू टाउ, ई एन ए। ई एन ए तो ऐसे आ गया, केवल वी डी की जगह हमने इतना लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं उसको? एन ई स्क्वायर टाउ वी, नहीं, एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू वी अपान एम एल ना बेटा। तो आई अपान वी बराबर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ वी से भाग दे दो, बराबर क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ ए अपान एम एल जरा देखो बेटा, अब सब करवाया हूं मैं। एन क्या है? क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, कांस्टेंट। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या क्या होगा? एन इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो भाई, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलो भाई, एन ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी कांस्टेंट है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, श्रांतिकाल, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदल रही है, फिजिकल कंडीशन नहीं बदल रही है। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। एल क्या है? ये भी कांस्टेंट है बराबर। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, या इसको यहां पे कर लो, V अपान आई बराबर क्या हो जाएगा? एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए। ओके, तो जब सब कांस्टेंट है इसमें, और ए भी क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी क्या है? कांस्टेंट। जब सब कांस्टेंट है तो क्या V अपान आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो भाई, इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। और V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू आई। अगर कांस्टेंट को हटा दें तो
V प्रोपोर्शनल टू द I, ये प्रूव्ड हो गया। क्या हुआ ये? प्रूव। नोट इट प्लीज बेटा। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ने के पहले एक टॉपिक कंडक्टिविटी, चालकता ना, ये जानना जरूरी है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। चालकता को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। सिग्मा इक्वल टू 1/रो। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई? रो का क्या होता है? ओम मीटर ना, ओम मीटर। जब अपान हो गया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हमने लिख दिया है। इसको नोट कर लें। फिर हम चलते हैं किसमें? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। चलो बेटा, I बराबर V ना, ये दोनों स्टेप आपने पढ़ा अभी अभी। यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा बेटा? V बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ? V बराबर I अपान ये, मतलब ML अपान NE² A टाउ V, सॉरी टाउ I होगा। दोनों पक्षों में L से भाग दे दे। V अपान L बराबर M अपान NE² टाउ I अपान A, I अपान A। ये बेटा R बराबर होता है, अगर आप हम जो R का मान हमने निकाला कि ML अपान NE² टाउ A ना, याद करो हम लोग किए थे क्या? M NE² टाउ L अपान A, याद करो। तो इसकी जगह पर हम लोग लिखे थे R इक्वल टू रो L अपान A, याद करो। तो क्या ये रो नहीं हो गया? ये तो भाई रो हो गया। ये I अपान J, सॉरी I अपान A, ये क्या ये वेक्टर J नहीं है? है। और V अपान L, V अपान L क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? पढ़ चुके हैं हम लोग। यही है क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नंबर ई इक्वल टू V अपान L पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये होता है क्या E और J की डायरेक्शन सेम है? अगर अपोजिट होंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, अगर अपोजिट होंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग सब पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। डल भी धारा ऐसे बह रही है और धारा की ही दिशा में धारा ऐसे बह रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में होती है, ठीक है। धारा ऐसे बह रही है, जे भी इसी दिशा में होता है, ठीक ना। तो E एंड वेक्टर J, E एंड वेक्टर J आर यूनी डायरेक्शनल, आर यूनी डायरेक्शनल सदिश हैं, मतलब एक दिशा के हैं। E और J, सॉरी
ई वेक्टर ई और वेक्टर जे का मान जो होता है कि जो दिशा होती है वह क्या होती है, एक होती है, यू डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, अर्थात आर बोथ यूनी डायरेक्शनल। वेक्टर ई और वेक्टर जे की दिशा क्या होती है, एक होती है। और किसके डायरेक्शन होते हैं, करंट के डायरेक्शन होते हैं। किसके डायरेक्शन होते हैं, करंट के डायरेक्शन होते हैं। आर वेक्टर ई एंड वेक्टर जे, वेक्टर ई और वेक्टर जे, बार बार जे कैप लिखा जा रहा है ना। वेक्टर ई एंड वेक्टर जे आर, यह है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट ना। वेक्टर ई और वेक्टर जे का डायरेक्शन की दिशा वही होती है जो धारा की दिशा होती है। वेक्टर ई और वेक्टर जे की दिशा वही होती है जो धारा की दिशा होती है। तो इसको पहले आप नोट कर लें इतना, फिर आगे बताता हूं। चलो बेटा, ये तो हमने पाया। अब रो बराबर क्या होगा, ई इक्वल टू 1/सिग्मा कंडक्टिविटी वेक्टर जे, यानी वेक्टर जे इक्वल टू व्हाट, सिग्मा वेक्टर ई। एक फार्म यह भी आ गया कि इस पर न्यूमेरिकल लगेंगे, कई न्यूमेरिकल, आप इस पर न्यूमेरिकल लगवाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसमें यह है। और देखें, ये तो आपका हो गया। अब इतना नोट करें, इसके बाद हम बताते हैं। अब बेटा, एक तो ओमिक कंडक्टर कहा गया, एक नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। यहां ध्यान देने वाली बात है, जैसे डायोड हुआ, हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, सेमीकंडक्टर में। जब सेमीकंडक्टर का चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ेंगे डायोड। डायोड ये क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो जरा अगर इसका हम लोग जब पीएन संधि, इसके उपयोग में जब पीएन संधि पढ़ेंगे हम लोग ना, तो इसमें आएगा, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि ये डायोड के लिए जो है, इसके लिए डायोड के लिए आप देखेंगे, अगर यहाँ V है और ये I है, जो इसका ग्राफ आप देखेंगे ना, कुछ दूर तक तो फॉलो करता है, ये फॉरवर्ड वायस है, ये अग्र अभिनत फॉरवर्ड वायस, फॉरवर्ड वायस, अग्र अभिनत ना, फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिनत, ठीक है। और फिर यही देखेंगे, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, कुछ दूर तक तो ओम के नियम का पालन करता है, फिर ओम के नियम का पालन नहीं करता, तो इसको हम बैकवर्ड डायस बोलते हैं, बैकवर्ड बायस, बायसिंग का दो। उत्क्रम या रिवर्स अभिनत, ये पढ़ेंगे हम लोग। और आपको बता दूं कि अगर कोई गैस ट्यूब ले लें, क्या ले लें, गैस ट्यूब ले लें, इसमें और इसमें V और I में ग्राफ खींचें, V और I में ग्राफ खींचें, तो हमको ग्राफ ऐसा मिलेगा, ऐसे।
ऐसे मतलब कि यहाँ पर आर जो है निगेटिव भी हो सकता है, आर का मान निगेटिव भी हो सकता है गैस ट्यूब में। अब कहो साहब गैस ट्यूब, अरे भाई गैस ट्यूब है उसमें भी ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो गैस में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो उसका अगर हम ग्राफ लेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब आर नेगेटिव भी हो जा रहा है। एक क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर। अच्छा चलिए ठीक है, इसको वीडियो को पोस्ट करके रोक लें, नोट कर लें। एक बात और आप बताता हूँ, बहुत चक्कर में पड़ जाएंगे आप। ध्यान दीजिएगा कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ ये तब तक ही सही है जब तक करंट का मान जो है कम है। फॉर वेरी हाई कंडक्टर, फॉर वेरी हाई कंडक्टर, सॉरी वेरी हाई करंट, बहुत उच्च धारा के लिए ना, फॉर वेरी हाई करंट एवरी कंडक्टर वर्क्स एज नॉन ओमिक, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नॉन ओमिक, अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय चालक। मतलब इसमें जो है ओम के नियम का पालन नहीं होता। कब, जब टेम्परेचर करंट बहुत हाई होता है। आप लोग खुद समझो कि जब करंट का मान बहुत हाई होगा तो कोलिजन बहुत तेजी से होगा, टक्कर बहुत तेजी से होगा, इलेक्ट्रॉनों का टक्कर बहुत तेजी से होगा। जब इलेक्ट्रॉनों का टक्कर बहुत तेजी से होगा तो तार बड़े जल्दी ही गर्म हो जाएगा। करंट स्विच ऑन किया ही नहीं, तार गर्म हुआ। ध्यान दीजिए, जब बहुत हाई करंट है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तार गर्म, रेजिस्टेंस क्या हो गया, बदल गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, बदल गया। तो अगर इसके लिए अगर हम ग्राफ लें, इसके लिए ग्राफ ले लें, अगर ये आई है, डेल वी या वी है, हाँ, तो कुछ दूर तक तो ये ओम का नियम, कुछ सेकंड के लिए तो ये ओम का नियम, ओम के नियम का पालन करता है कुछ दूर तक। देखो डायरेक्शन इसका ये है, स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन यहीं से क्या होगा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। अगर करंट का मान बहुत हाई है ना, तो जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं, वो भी कंडक्टर क्या हो जाएगा, अनओमीय हो जाएगा, मतलब नॉन ओमिक हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल जो है आप लोगों को एक वीडियो न्यूमेरिकल का दिया जाएगा, ध्यान से पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।